आँखों के सागर। पुरानी कहावत है कि आंखें हजार नेमत है। जाहिर है अगर बुजुर्गों ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। इंसानी जिस्म में आंखें ही हैं जो झील की तरह गहरी भी होती हैं और जिनकी खूबसूरती पर बेशुमार अशार कहे गए हैं। यही आंखें हैं जिनसे हम मुस्तकबिल के हसीन ख्वाब देखते हैं। लिहाजा हम पर लाजिम है कि हम अपनी आंखों की मुनासिब देखभाल और हिफाजत करें, क्योंकि ये आंखें हैं तो दुनिया बहुत हसीन है और अगर इन आंखों में रोशनी ना रहे तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तज़ीन हुमा और प्रोग्राम है टी टाइम। और आज का टॉपिक आपको पता ही चल गया होगा कि हम कहते हैं ना तंदुरुस्ती हजार नेमत है, तो तंदुरुस्ती के साथ साथ आंखें भी हजार नेमत है। और आंखों के बगैर ये दुनिया, वो कहते हैं ना, बिल्कुल ब्लैक आउट, सब कुछ ब्लैक, कुछ नजर नहीं आ रहा, कोई रंगीनी नजर नहीं आ रही, कोई कलर नजर नहीं आ रहा, कोई कहते हैं ना कि वो एहसासात जज्बात जो सामने वाले के हैं, वो अगर आंखें आपके पास नहीं है ना तो आप देख नहीं सकते कि उसको गुस्सा आ रहा है, खुशी हो रही है, क्या हो रहा है, या इतने प्यारे फूल, नेचर, इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन दुनिया, सब चीज़ों से आप महरूम। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी आंखों में थोड़ी बहुत कोई बीमारी हो रही है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आई साइट कमज़ोर हो रही है, या कोई भी आंखों के हवाले से आपको दुश्वारी पेश आ रही है, तो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि आंखें होंगी तो दुनिया का सब कुछ अच्छा लगेगा और आंखें नहीं होंगी तो सब कुछ अच्छा होके भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे कि आंखों में कौन कौन सी बीमारी हो जाती है, आंखों को किस तरह से महफूज रखा जाए और अपनी आंखों को सेहतमंद तंदुरुस्त रखने के लिए क्या किया जाए और आंखें चमकदार किस तरह से बनाई जाए। तो ये सारी बातें करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में जिस माहिर डॉक्टर को इनवाइट किया है वो डॉक्टर खालिद भट्टी साहब हैं और कंसल्टेंट आई सर्जन हैं। उनसे हम बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर खालिद साहब, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये बताइए कि आप तो खुद डॉक्टर हैं, सबसे पहले मैं पूछूंगी, लेकिन आपने खुद ने ग्लासेस लगाए हुए, हाँ, ये अपनी आंखों का ख्याल क्यों नहीं रखा? हाँ, ये बिल्कुल मेरे ख्याल में बहुत अच्छा सवाल है। हाँ। तो ये अगर मैं चश्मा नहीं लगाता तो मेरे ख्याल में फिर आपका सवाल सही होता कि आपने ख्याल क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत से जो लोग हैं उनकी आंखें कमज़ोर इसीलिए हैं या रह जाती हैं कि वो अपना सही वक्त पे चश्मा चेकअप नहीं कराते और चश्मा नहीं लगाते। अगर कोई आदमी अपना चेकअप करा के चश्मा लगा रहा है और उसकी नज़र ठीक है तो इसका मतलब है कि वो चश्मा कोई उसके लिए वो उसकी आइज़ नॉर्मल है, मतलब ये नॉर्मल आइज़ हैं, यानी कि वो सेहतमंद। इसको मैं यूँ कहूँगा कि जो स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, बच्चों में जो मेन जो रीज़न है या मेन जो सबब है या मेन जो वजह है या जिसको हम कॉज कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो जो कमज़ोर होने की है वो उसमें ये जिसको हम अब रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं या जिसमें कि चश्मे की ज़रूरत होती है और वो प्रॉपरली चेक नहीं किया जाता है प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर एज पे, तो उसमें वो फिर उनकी कमज़ोरी हमेशा के लिए रह जाती है। अच्छा, आपकी बात को मैं वो कर रही हूँ बीच में, लेकिन ये कि मैं ये जानना चाह रही थी कि वो कौन सा हमारा विटामिन है बॉडी के अंदर जिसकी कमी की वजह से आंखें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, या किस चीज़ की कमी से ऐसा होने लगता है? नहीं, कमी जो विटामिन्स की कमी है वो तो विटामिन ए ही है, लेकिन वो उसके भी अब आजकल जो है वो कोई इतना ज़्यादा हमारे ख़ास तौर पे पाकिस्तान में कोई उसके केसेस ज़्यादा वो नहीं है, बहुत ही रेयर है। और वैसे भी सप्लीमेंट लेकिन हाँ, तो सप्लीमेंट जो बच्चा खाना खा लेता है नॉर्मली, जो बच्चा खाना खा लेता है, चाहे दाल रोटी सब्जी जो खा रहा है, उस बच्चे को कोई सप्लीमेंट नहीं चाहिए। बिल्कुल। सिर्फ अगर वो सादा ग़िज़ा जो है वो सबसे अच्छी ग़िज़ा है, जिसमें सब्जियाँ होनी चाहिए, जिसमें दालें होनी चाहिए, जिसमें अगर गोश्त उसमें ऐड हो जाए तो वो होना चाहिए, अंडा होना चाहिए, दूध होना चाहिए, ये बच्चों के लिए। और ख़ास तौर पे मैं एक चीज़ कहूँगा कि बच्चों का जो चेकअप है वो जो रिकमेंडेड है वो ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के फ़ौरन बाद वो बच्चे की आई चेक होनी चाहिए। अच्छा, ये आपने बड़ी प्यारी बात की है कि बच्चा जब पैदा होता है तो, क्योंकि हमारे यहाँ तो मैंने देखा है कि जब बच्चे पैदा होते हैं 3 दिन 2 दिन 3 दिन तो उनकी आंखें बिल्कुल बंद होती हैं और आंखें मीच के रखते हैं वो इस तरह, जैसी रोशनी होती है आंखें मीच लेते हैं, तस्वीर खींचो या कुछ करो इस तरह से। तो जैसे अब एक छोटा बच्चा है तो वो कितने दिन का हो जाए जिससे हमें पता चलता है कि उसकी आंख का जो वो है वो बिल्कुल सही है, डायरेक्शन सही है?
कैसे? बिल्कुल, कितने दिन के मेरे बच्चे ख्याल का? में बहुत ही अच्छा सवाल है आपका ये। अगर तो डिलीवरी हॉस्पिटल में हुई है जी, तो जब हॉस्पिटल में बच्चा डिस्चार्ज वो करें वहाँ से, तो उस वक्त जो यानी कि 2 दिन 3 दिन के बाद, हाँ, 3-4 दिन के उस बच्चे वक्त का जब हम भी वो अंदाजा कर डिस्चार्ज सकते हो, हैं। उसको वो एडवाइस कर दें कि इस बच्चे को आप जो है इसका जो आईज का चेकअप करवा लें। दूसरी बात जो आपने की, जब वो पिक्चर्स लेते हैं या लाइट उसको वो देखते हैं तो आंखें वो मीच लेते हैं, तो दैट इज अ गुड साइन। इसका मतलब है कि उस बच्चे को नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। सही है। अगर बच्चा लाइट के बाद भी अगर कोई रिफ्लेक्स उसमें नहीं आता या उसके अंदर कोई, फिर इसका प्रॉब्लम मतलब है कि फिर तो ज़रूर उसको वो कराना चाहिए। और इसी तरह से अगर घर पे बच्चा अगर सपोज डिलीवरी हुई है तो उसमें जब बच्चा जो है वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते का अगर हो जाए और बच्चा अपना फीडिंग शुरू कर देता है नॉर्मली, तो फर्स्ट डे से ही शुरू करा देते हैं उसको, तो उसके बाद उसको आप किसी डॉक्टर को दिखा सकते हैं, स्पेशली आंखों के डॉक्टर को। अगर वो भी ना हो तो फिर 3 महीने पे तो ज़रूर दिखाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मैं खुद गई आईज चेक करवाने के लिए, ऐसे ही मुझे वहम हुआ कि शायद कि मुझे चेक करानी चाहिए ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो कि मेरी आईज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो मैंने देखा वहाँ पे चार्ट लगे हुए थे अल्फ़ाबेट्स के, ABCD, अलिफ बे पे, और तस्वीरों के भी लगे हुए थे, यानी कि जो लोग नहीं पढ़ना लिखना जानते उनको तस्वीरों की मदद से वो जानना चाहते थे कि जी वो है। और उन्होंने एक माइक्रोस्कोप टाइप का मेरे लगाया और उससे मुझे कहा कि आप पढ़ के बताएं। तो अब जैसे ये जो छोटे बच्चों की आपने बात की कि आई साइट चेक करेंगे, बड़ों का तो समझ में आ गया कि ABCD नहीं पढ़ी, अलिफ बे पढ़ ली, अलिफ बे नहीं पढ़ी तो तस्वीरें देख के बता दिया क्या है। लेकिन ये जो बेचारे छोटे से बच्चे होते हैं हमारे, 2-4 दिन 5 दिन के, हफ्ता 10 दिन के, तो ये तो पढ़ ही नहीं सकते। बिल्कुल हर एज के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं उसके चेक करने के। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी चीज़ें हैं, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं जिनसे हम उनको चेक करते हैं उनको। जैसे मैं आप छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जैसे ये बच्चा जो छोटा बिल्कुल न्यू बॉर्न अगर बेबी है, उसको हम क्या करते हैं कि एक तो हम उसकी ये जो लाइट रिफ्लेक्स देखते हैं, ठीक है, कि वो आंखें एकदम उसमें नीचे। दूसरा ये है कि हम उसका जो पुतली है उसको थोड़ा सा फैला के उसकी आई का हम फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर लेते हैं कि उसका पर्दा वर्दा वो ठीक नज़र आ रहा है कि नहीं। तो अगर वो चीज़ें ठीक हैं तो फिर उसको हम कहते हैं कि भाई हम इसको बच्चे को आगे साल के बाद या 1.5 साल के बाद चेक करेंगे। तो इसी तरह से अगर बच्चा जो है वो 1 साल का है तो उसके लिए वो हमारे पास वो पिक्चर्स होती हैं, टॉयज़ हैं, डिफरेंट बॉल हैं डिफरेंट साइज़ के, तो हर एज के बच्चे की जो नज़र है वो चेक की जा सकती है। फिर हम अपने फिर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम उसमें देख सकते हैं कि भाई उस बच्चे के अंदर कोई चश्मे वगैरह के नंबर की ज़रूरत है कि नहीं है, तो हम वो दवाई ड्रॉप डाल के फिर अपना एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम रेटिनोस्कोप कहते हैं, तो हम उससे रेटिनोस्कोपी करते हैं, तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि इस बच्चे को चश्मा चाहिए या नहीं चाहिए या नज़र इसकी ठीक है कि नहीं। मेरी नेबर्स में एक बच्ची थी, तो वो काफ़ी शरीर बच्ची थी, ठीक है, तो वालिदैन उसको लेके गए आईज चेक करवाने के लिए, तो उसको पढ़ना नहीं आया। 4-5 साल की बच्ची थी, उसको पढ़ना नहीं आया। उसने कह दिया मुझे नजर ही नहीं आ रहा। डॉक्टर ने इतने मोटे मोटे ग्लासेस दे दिए। घर आई तो जब उसको बहला के पूछा कि भाई क्या, तो उसने कहा मुझे पढ़ना ही नहीं आया ना, वो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था, मुझे पढ़ना ही नहीं आया। नहीं वो बिल्कुल वो सही है। अगर बच्चा जो है वो पढ़ नहीं सकता तो हम उनको छोटे कार्ड्स होते हैं जो हम उनको दे देते हैं फोटो कॉपी करा के, ताकि वो बच्चे को घर में उनके पेरेंट्स थोड़ा बहुत उसको बताएं। फिर इस तरह जैसे आपने बताया कि वो जो नज़र चेक करने वाले हैं उसमें वो पिक्चर्स लगी होती है, तो हम पिक्चर्स से हम उनका टेस्ट कर लेते हैं। तो यूजुअली बच्चों में वो ये है कि ये थोड़ा सा एक तो वो डॉक्टर जिसको थोड़ा सा ट्रेनिंग उसने की हुई, उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो वो है। बच्चे को यूजुअली हम ये नहीं होता कि पहले ही टाइम में उसको हम चश्मा दे दें। बच्चे से थोड़ा सा हम उसको 1-2 विजिट में 3 विजिट में अगर बच्चा कोऑपरेटिव नहीं है तो उससे थोड़ा सा फ्रेंडली होके फिर उसको हम वो करते हैं ताकि वो गलत बयानी ना करे। तो इसको थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर दूं तो बच्चे का एक तो उस वक्त अगर हो जाए तो बेस्ट है, मतलब उसके बाद बच्चों का 2.5 to 3 years में ये हो जाना चाहिए, यानी आई का चेकअप जो है। और उसके बाद फिर जो तीसरा टेस्ट है वो ये है कि 4.5 to 5 years में, जबकि बच्चे 4, 4.5, 5 साल की उम्र में जब वजह ये है कि इसमें देखें ये जो चीज़ इस दौरान जो आँख के अंदर विजुअल सेल्स हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं, तो उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है। अगर किसी बच्चे की नज़र कमज़ोर है उस वक्त अगर वो डिटेक्ट हो जाए
तो उसका ट्रीटमेंट है, चश्मे से वो हो जाए तो वो फिर पूरी उम्र उसका वो सेट रहेगा उसका। अगर फर्ज किया उस वक्त एक आंख ठीक है, एक वीक है, तो वो हो सकता है कि वो बच्चे को पता ही ना चले, ना घर वालों को पता चले, और वो आंख कमजोर ही रह जाए। उसको आमतौर पे कहते हैं कि लेजी आई, उसको कहते हैं कि ये बच्चे की लेजी आई हो गई, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ ये कहा जा रहा है कि मैं बहुत लेजी हो गई हूँ, ब्रेक नहीं ले रही हूँ। अच्छा, तो बिल्कुल हाँ, लेजी आई, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी लेजी आई मुझ पे पड़ जाए तो नहीं, ब्रेक तो जरूर होनी चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं ना जाइए, क्योंकि आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं आंखों के मसाइल के हवाले से, आंखों में होने वाली बीमारियों के हवाले से, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, घर में कोई भी शख्स हो, उसकी आंखों के हवाले से हम बात करेंगे। प्रोग्राम है टी टाइम। वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम में बात हो रही है आंखों की कमजोरी, आंखों की बीमारियों के हवाले से, और अभी हम बात कर रहे थे बच्चों के हवाले से। हमारे साथ एक कॉलर है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? नवेद, कराची से बात कर रहा हूँ मैं। नवेद भाई, आप खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का करम है। अच्छा, ये बताइए, क्या आप प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या जानना चाहेंगे आंखों के हवाले से? जी, मुझे जानना था अपनी आईसाइट के हवाले से। क्या? मैं चश्मा लगाता हूँ, तो मैंने कि मुझे दोस्त से थोड़ा मशवरा मिला था कि यानी कि लेंस भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा। तो मुझे इस हवाले से पूछना था कि जो मैं लेंस यूज करना चाह रहा हूँ, तो उससे मेरे फेस पे से यानी कि चश्मा मैं रिमूव हो लूँ, और फिर उसकी कॉस्ट क्या होगी, कितने टाइम पीरियड तक का होगा? मुझे अच्छा, आपकी एज कितनी है नवेद भाई? आपकी एज कितनी है? जी, मेरी एज 24 है। और क्या काम करते हैं आप बेटा? जी, मैं फिलहाल जॉब करता हूँ, यानी कंप्यूटर का ही मेरा काम है। सही। तो इसी हवाले से जरा मुझे यानी कि मुस्तकिल मॉनिटर के सामने बैठना पड़ता है कंप्यूटर पे, मॉनिटर के, है ना? सही। तो इसमें बिल्कुल आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर सकते हो। मैंने ये इसलिए पूछा कि आप क्या काम करते हैं। अगर बाहर डस्टी इन्वायरमेंट में कोई काम कर रहा हो, आउटडोर में हो, तो उनके लिए जरा कॉन्टैक्ट लेंसेज हम एडवाइज नहीं करते। आपका इंडोर वर्क है, आपको बिल्कुल जैसे नवेद भाई कह रहे हैं कि लेंसेज ऑपरेट करके लेंसेज फिक्स करवा दें आई के अंदर। नहीं, फिक्स उसमें वो नहीं है। उसके लिए मुख्तलिफ तरीके। सबसे पहले तो जैसे आप चश्मे से निजात चाहते हैं ना? जी जी जी। हाँ, तो उसके लिए वो ये है कि उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। तो जो लेंस फिक्स नहीं किया जाता, उसमें हम क्या करते हैं कि उसको आई की जो कॉर्नी है उसकी हम रीशेपिंग कर देते हैं, और उसको कहते हैं लेसिक, और लेज़र के ज़रिए करते हैं। और लेज़र होता है जो यूज़, उसको एक्साइमर लेज़र कहते हैं। लेकिन सबसे पहले उसके लिए ये कि आपको किसी आई डॉक्टर को दिखाना होगा। हम आई की असेसमेंट करते हैं, आँख के पर्दे की असेसमेंट करते हैं, और फिर उसके अंदर आई की देखते हैं कि हेल्थ कैसी है, क्या ये प्रोसीजर जो है ये इस पेशेंट के लिए बेनिफिट भी है कि नहीं, और जो आप चाह रहे हैं या जो पेशेंट चाह रहा होता है वो हम अचीव भी कर पाएंगे कि नहीं। तो बेसिक अच्छा, इसका कोई टाइम पीरियड होता है? टाइम पीरियड, यस, बिल्कुल। 18 साल से जो यंग होते हैं उनमें नहीं हम ये करते प्रोसीजर, और 18 साल के बाद अगर उनका नंबर स्टेबल हो जाए तो हम कर सकते हैं। अगर उनका फिर नंबर बदल रहा है हर साल या साल 1.5 साल में नंबर उनका ज़्यादा हो रहा है, तो उनको भी हम ये एडवाइस नहीं करते। तो जिनका 18 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए, आई हेल्दी होनी चाहिए, और हेल्थ जो है वो डॉक्टर ही देख के उसको असेस कर सकता है और वो उसको बता सकता है। तीसरी चीज़ वो ये है कि उसका नंबर जो है वो स्टेबल होना चाहिए, नंबर उसका चेंज नहीं होता रहना चाहिए। अगर तो आपका नंबर स्टेबल है, चेंज नहीं हो रहा पिछले 2-3 साल से, तो उसके बाद आपकी आई की हेल्थ देखने के बाद हम आपको एडवाइस कर सकते हैं कि वो लेसिक प्रोसीजर जिससे आपका जो हम करते हैं उससे आपका चश्मा उतर जाएगा, बशर्ते कि आपकी आई की और आँख के पर्दे की हेल्थ ठीक हो। मतलब और सबसे अहम बात जो ये कि डॉक्टर साहब ने 3 बातें बताई हैं, चौथी मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप कराची में ही हैं नवेद भाई, तो डॉक्टर साहब का यहाँ पर हॉस्पिटल, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में डॉक्टर साहब विजिट कर लें, आप डॉक्टर खालिद साहब से जाके मिल सकते हैं। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। एक और मेरा सवाल है, ये बता दीजिए कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना? साइड इफेक्ट करवा लेंसेज के? देखें, ये इस प्रोसीजर के साइड इफेक्ट कोई दुनिया में ऐसी सर्जरी नहीं है जिसके साइड इफेक्ट ना हो। इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, स्पेशली जो पहले तो ये है कि अगर आई उसको टॉलरेट कर सकती है और वो प्रोसीजर हम करके सही रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, तो फिर तो बहुत ही मिनिमल साइड इफेक्ट है। लेकिन फिर भी इसमें जो नाइट ड्राइविंग है वो मेनली वो तकरीबन आप समझ लें कि 95-98%
तक लोगों को नाइट ड्राइविंग में प्रॉब्लम होती है उसमें। अदर देन दैट दिस इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर। तो उसके अलावा कोई ऐसी और एज सच प्रॉब्लम उसमें नहीं होती। रिजल्ट्स आर वेरी वेरी गुड। चलें, थैंक यू सो मच नवेद भाई, थैंक यू और गुड लक टू यू। और यकीनी तौर पे ये आपको जो है वो कहीं ना कहीं किसी भी हॉस्पिटल में कहीं भी दिखा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, किसी भी डॉक्टर को आई के डॉक्टर को अब जैसे कि नवेद भाई ने अपना जिक्र किया, तो इसी एज ग्रुप से मैं फिर बात करना शुरू करती हूँ कि हमारे पास जो ये एज ग्रुप होता है 25 से लेके या 20 से लेके और फिर ऑनवर्ड्स, अगर हम थोड़े से बात करें 30-35 38 साल तक के, तो ये कौन कौन सी आंखों की कमजोरियां हो जाती हैं? एक तो नजर का कमजोर होना होता है, इसके अलावा और क्या क्या होता है? इसमें आमतौर पे देखें, अगर किसी बच्चे की 5 साल की उम्र में नज़र जो है वो ठीक है, पूरी 6/6 उसकी विजन है, तो उसके बाद उसमें जो है वो मोस्टली इट रिमेन स्टेबल। लेकिन फिर भी ये है कि अगर कोई बच्चा स्कूल में ग्रो कर रहा है, तो अगर उसको वो देखता है कि ब्लैक बोर्ड सही नज़र नहीं आ रहा या जो टीचर लिख रहा है वो सही नज़र नहीं आ रहा, तो दैट इज़ द स्टेज जहाँ पे कि उस बच्चे का रीचेकअप होना चाहिए। और अगर कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप चलते जाते हैं। और 40 ईयर्स में जाके फिर बॉडी के अंदर ना वो चेंजेस आना शुरू होती हैं। तो 40 में ये होता है कि जो आपकी आँख की जो फोकसिंग पावर है ये वीक होना शुरू हो जाती है। इसको हम अपनी ज़ुबान में अकोमोडेशन पावर कहते हैं। तो अगर दूर की आपकी ठीक है, नज़दीक की भी ठीक थी, तो 40 के बाद फिर आपको नज़दीक का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो 40 ईयर्स पे जाके आपको वो फिर नज़दीक के चश्मे की ज़रूरत होती है, जिसको कि आप फिर एवरी 2 ईयर्स 1 ईयर 2 ईयर पे आपको रेगुलरली वो चेकअप कराना होता है। उसके अलावा यंग एज में जो बच्चों में है वो ज़्यादा, क्योंकि ये बड़ी एक्टिव एज होती है, इसमें यह है कि जो स्पोर्ट्स इंजरीज हैं वो बड़ी कॉमन है। खेलते हुए कोई चीज़ लग गई, मट्टी पड़ गई या और कोई चीज़ इस तरह से। तो अदर देन दैट कोई और ऐसी इस स्टेज में कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो वो हो। कुछ लोगों को ये है कि वो जगह चेंज करते हैं तो उसको उनको एलर्जी का वो फैक्टर होता है। मतलब और आजकल एक कॉमन चीज़ है डाइटिंग, उसकी वजह से भी चक्कर आ रहे होते हैं, तो लगता है कि आईसाइट शायद कमजोर हो गई है। वो डाइटिंग जो है वो अगर मेरे ख्याल में किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करके अगर की जाए तो फिर तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो लोग आजकल खा रहे हैं अपना वज़न कम करने के लिए, तो मेरे ख्याल में वो अपने फिजिशियन से कंसल्ट किए बगैर वो नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल, वो उनका सिर्फ आईज के ऊपर असर नहीं होता, वो पूरी बॉडी के ऊपर उनका असर होता है, लिवर के ऊपर उनका असर होता है। इस तरह से वो तो मेरे ख्याल में जब तक डॉक्टर से आप मशवरा ना करें वो नहीं खाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा यह जाता है कि अक्सर ये देखा भी गया है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है तो उनकी आइज़ बड़ी जल्दी मुतासर हो जाती है। बिल्कुल, उनको क्या करना चाहिए? ये इसमें डायबिटीज़ के लिए ये है, हम लोगों को जो आम तौर पे बताते हैं या पूरी वर्ल्ड में। मैं यहाँ पे एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक बल्कि मुझे ये कहा जा रहा है कि कॉलर है, पहले हम उनसे बात कर लेते हैं और फिर ये सवाल जो मैंने कहा है तो इस पर फिर आपसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा? मैं ये जानना चाह रही थी कि मैं जो है लेंसेज यूज करती हूँ, लेकिन जब भी मैं एसी वाले कमरे में जाती हूँ या एसी वाली जगह पे जाती हूँ ना, तो मेरी आंखों में जलन शुरू हो जाती है। अच्छा, तो इसका कोई हल बताएं? लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज कर दिए? हेलो जी, पूछे कॉन्टैक्ट लेंस यूज करती हूँ और एसी वाले रूम में जाती हूँ तो मेरी आंखों में जलन शुरू हो जाती है। अच्छा, आपकी जी हमारे साथ बात कौन कर रही है ये बताएं पहले। मेरा नाम नौरीन है। नौरीन है। अच्छा, तो नौरीन साहिबा आपकी एज कितनी है? 22। और आप काम क्या करती हैं? मैं टीचिंग करती हूँ। अच्छा, तो हाउस वाइफ है जी? अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल टीचिंग भी करती हैं। सही, तो ये बिल्कुल आपने जो कहा, ये जो भी कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करता है वो अगर एसी के अंदर ज़्यादा देर तक रहते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एसी की एयर जो है ये ठंडी तो ज़रूर होती है लेकिन ये ड्राई एयर होती है ये। तो इसमें जो आई की जो लुब्रिकेशन है ना वो आपकी इफ़ेक्ट होती है। तो जब लुब्रिकेशन कम हो जाती है तो उसमें फिर ये जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो ये होता है। तो इसमें जो सिंपली जो आपको चाहिए वो आपको मेरे ख्याल सेल्फ मेडिकेशन तो वो नहीं होनी चाहिए। आपको अगर आप जब आप कॉन्टैक्ट लेंस आप पहने हुए हों तो उसी के साथ ही आप डॉक्टर को दिखाएं, किसी भी आई के डॉक्टर को आप दिखा सकती हैं। तो उसमें उसके साथ हम
जो मसनूई आंसू हैं जिनको हम आर्टिफिशियल टीयर्स कहते हैं वो हम ऐड कर देते हैं, तो वो जब लेंस आपने लगाए हुए हों उस वक्त भी आप वो इस्तेमाल कर सकती हैं। तो टीयर्स, आर्टिफिशियल टीयर्स के नाम पे मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ ड्रॉप्स हैं, तो वो आप लिख लें अगर आपके पास कोई पेन है। तो टीयर्स फोर्ट हैं एक, दूसरे टीयर्स नेचुरल 2 हैं। तो ये दोनों ड्रॉप्स जो है ये आप जब आपके कंटैक्ट लेंसेज आपने पहने हुए हों या ना पहने हुए हों, ये पहने हुए हैं तो उनके ऊपर भी आप डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन ड्रॉप्स के डालने से लेंसेज इधर उधर कहीं कोई कुछ नहीं होता इससे, और ना ही कोई इनका कोई नुकसान है। ये आप लेके आप ट्राई करें मेरे ख्याल में, और उसके बाद भी अगर कोई फायदा ना हो तो फिर आप डॉक्टर खालिद साहब से रब्ता कीजिए या किसी डॉक्टर से कर लें। थैंक यू सो मच नौरीन, अल्लाह ताला आपकी आंखों को बहुत महफूज रखे, क्योंकि आंखें हैं तो सब कुछ है। यहाँ पर ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं ना जाइए, प्रोग्राम है टी टाइम और मैं हूँ आपके साथ तज़ीन हुमा। तो आइए बात करते हैं अपने कॉलर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब है हमारे साथ? मैं कामरान बात कर रहा हूँ कराची से। जी कामरान साहब, मुझे डॉक्टर खालिद साहब से एक क्वेश्चन करना था। जी जी। मेरी बेटी है, उसकी एज 9 ईयर्स है। अच्छा। और उसकी अभी लास्ट मैंने मंथ आई साइट चेक करवाई थी, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप इनको चश्मा लगवाएं। अच्छा। तो किसी ने मुझे मशवरा दिया कि अगर अर्ली एज में अगर आप प्रॉपर ख्याल रख लें और बच्चे को ऐनक लगवा दें, तो प्रॉपर कंटिन्यूस यूज करने से उसकी आई साइट का जो नंबर है वापस रिवर्स हो जाता है। क्या ये सही बात है? ये प्लस में है या माइनस में है नंबर जो आप? ये माइनस में है। हाँ, माइनस का नंबर जो है ना ये रिवर्स नहीं होता। अच्छा, ठीक है। अब इस बच्ची के लिए चाहिए ये कि ये चश्मा लगाए। चश्मा लगाने से ये होगा कि अगर ये चश्मा लगाएगी तो वो जो चीज़ें हैं उनकी तस्वीरें, इमेजेस जो है वो आँख के पर्दे पे बनेगी, वो सेल्स जो है वो स्टिमुलेट होंगे, फिर वो ब्रेन के सेल्स स्टिमुलेट होंगे, तो उसकी विजन जो है वो अच्छी रहेगी उसकी। और डॉक्टर साहब एक फर्दर, ये मेरा बेटा है, उसका भी सेम केस है लेकिन उसका प्लस के अंदर है। एक राइट आई का आई थिंक 0.75 है और लेफ्ट आई का 1.00 है। हाँ, प्लस के अंदर है। क्या बताइए एज क्या है उसकी? ऑलमोस्ट 10.5 ईयर। तो इसमें जो पहले मैं माइनस वाली बात पूरी कर लूँ, तो उसमें जो माइनस का नंबर है ये यूजुअली आम तौर पे जो छोटे बच्चों में जब हम ये उनको नंबर देते हैं तो उनका ये थोड़ा बहुत नंबर इंक्रीज होता है, ये कम नहीं होता ये। तो चश्मा लगाना चाहिए, तो उससे एक तो विजन ठीक रहती है, दूसरा बच्चे जो हैं वो एक्टिव रहते हैं, जब वो सही देखेंगे तो उनका माइंड भी सही काम करेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि इनको साल में एक दफ़ा आप 12 महीने के बाद आप इसको जो जिसका माइनस नंबर है उसको चेक करा लें। बच्चे का जैसे आपका बताया कि उसका जो नंबर है ये इतना यानी 0.075 है, प्लस में है। तो प्लस का नंबर जो है वो बाज़ पेशेंट्स में जैसे बच्चा ग्रो करता है तो उसमें उनका वो ये नंबर कम हो जाता है, मतलब ये। तो उसमें सेकंड आई में 1.0 है। हाँ, एक में 0.75 है, एक में 1.0 है। बिल्कुल। तो उसमें हम ये करते हैं कि देखते हैं कि बच्चा जैसे ग्रो कर रहा है, इसको भी साल के बाद चेक करते हैं, तो वो नंबर हम थोड़ा सा कम करके डॉक्टर जो है ना वो देखता है। तो जितने कम नंबर पे प्लस वाले को वो नज़र उसकी अच्छी हो, हम वो नंबर उसको कर देते हैं। और ऐसा ऐसा कोशिश करते हैं कि ये कम नंबर अगर इसको हम बिल्कुल ही निकाल दें तो फिर बच्चे की नज़र कितनी है। अगर नज़र नंबर हटाने से अगर नज़र उसकी 6/6 हो जाती है तो हम यूजुअली उसको ऐसा ऐसा करके वो कम कर देते हैं। लेकिन अगर नज़र उसकी 6/6 नहीं है तो फिर हम उसको कहते हैं वो कंटिन्यू करे। तो प्लस वाला ये आमतौर पे बढ़ता नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच कामरान साहब, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि वाज़ेह तौर पर आपको जवाब मिल गया होगा और आपको समझ आ गई होगी कि ये प्यारे प्यारे से जो बच्चे हैं आपके, अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी सेहत दे और रब्बुल आलमीन आपको बहुत खुशियाँ नसीब करें इनके हवाले से, और इनकी आंखों को महफूज किस तरह से रखना है। यहाँ पर ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हम ग्लूकोमा और कैटरेक्ट यानी कि मोतिया के हवाले से मुख्तसर सी बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम रह जाएगा बहुत थोड़ा सा। तो ब्रेक भी है बहुत थोड़ी सी, कहीं ना चाहिए, प्रोग्राम में टी टाइम। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे ग्लूकोमा के हवाले से कि एक आम कोई भी शख्स है तो उसे कैसे पता चलेगा, कि कोई ऐसी अलामात बता दीजिए कि उसको ग्लूकोमा होने जा रहा है या हो चुका है। ये जो है ना अर्ली स्टेज पे, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई इसकी अलामत नहीं, ठीक है।
जब ये एडवांस में हो जाता है तो उसमें ये है कि यूजुअली पेशेंट जो है वो जो हमारे पास आते हैं, इसकी दूसरी चीज़ और भी मैं इसमें शामिल कर दूं कि इसकी मुख्तलिफ अक़साम भी हैं, ठीक है, ये किसी एज में भी हो सकता है। बाज़ बच्चे जो हैं वो उनमें भी पैदाइशी तौर पे भी वो होता है जिसको हम कंजेनिटल ग्लूकोमा कहते हैं वो, तो लेकिन वो उसका इंसिडेंस बहुत कम है। अच्छा। तो इसमें जब ये एडवांस हो जाता है और ये अपनी अलामतें ज़ाहिर करना शुरू करता है तो उसमें आम तौर पे जो मरीज़ हमारे पास आते हैं वो यही कहते हैं कि भाई हम जब जा रहे होते हैं या गाड़ी चला रहे हैं या कहीं से गुजर रहे हैं तो हमें साइड की चीज़ें नज़र नहीं आती। जब वो बिल्कुल सामने वो बंदा आ जाएगा तो फिर हमें वो नज़र आएगा, जब वो साइड से गुजर रहा है तो हमें पता नहीं चलता। तो उसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं विजुअल फील्ड, यानी फील्ड जो उसका है नज़र का, एक तो शार्पनेस है विजन की, ठीक है, एक उसका फील्ड है कि साइडों में वो कहाँ तक देखता है, तो वो उनका कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाता है। जब वो एडवांस बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट होता है तो फिर उनको वो पता चलता है। तो इसमें इसके लिए बेस्ट है कि ये जो जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर फैमिली में है तो 20 के बाद, वरना 40 के बाद इसका चेकअप जो है वो कराना चाहिए और वो डॉक्टर ही उसको वो बता सकता है। फिर मैं उधर ही जाऊँगा कि सबसे पहले जब ये डायग्नोज हो जाता है तो फिर हम इसका मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं जो कि ड्रॉप्स फॉर्म में होता है, तो ज़्यादा तो उसी पे कंट्रोल रहते हैं। अगर आप अपना फ़र्ज़ किया किसी मरीज़ को ग्लूकोमा डायग्नोज हो गया और वो अपना रेगुलर चेकअप करा रहा है, वो प्रेशर वगैरह जो हम चेक करते हैं, आँख की नर्व भी देखते हैं जो आपने बताया पहले उसमें, तो और साथ मेडिकेशन भी दे रहे हैं, और ये पैरामीटर्स अगर कंट्रोल में है, प्रेशर भी कंट्रोल में है और आँख की जो नर्व है वो भी डैमेज नहीं हो रही, उसमें भी आगे जो डैमेज है वो आगे नहीं चल रही, तो रुक गई है वो, तो उसको हम उसी मेडिकेशन पे फॉलोअप करते रहते हैं और ये लाइफ लॉन्ग फॉलोअप्स होता है। ये नहीं होता कि महीना 2 महीने किया और उसके बाद छोड़ दिया। फिर उसके बाद अगर फ़र्ज़ किया किसी को हमने मेडिसिन दी और उसका प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर हम उसको क्या करते हैं कि उसके लिए सर्जरी होती है। वो सर्जरी जैसे इन्होंने बताया कि एक्वस का निकलने का रास्ता है और वो निकलने का रास्ता जो है वो तंग हो जाता है और प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है और वो आँख को डैमेज करता है, तो हम इसके लिए वो ड्रेन बना देते हैं उसकी आँख के अंदर, सही है। तो वो ड्रेन जो है वो अगर वो भी काम ना कर रहा हो, किसी वजह से वो बंद हो जाए, अगर तो वो काम ना कर रहा हो तो फिर हम दूसरा ड्रेन बना देते हैं। अगर वो भी काम ना करे तो फिर हम इसके अंदर ड्रेनेज इम्प्लांट है, वो सिलिकॉन की वो ट्यूब सी होती है, वो हम उसके अंदर लगा के तो वो आँख के बाहर वाले हिस्से में फिट कर देते हैं, तो आई के अंदर से वो ड्रेन होता रहता है। अगर ये ग्लूकोमा, इसको काला पानी भी कहते हैं, कुछ लोग काला मोतिया भी कहते हैं इसमें, वो इसलिए कि इसकी वजह से जो नज़र चली जाती है वो वापस नहीं आती, तो इसमें हम इसको इंग्लिश में हम ये कहते हैं कि इरिवर्सिबल डैमेज। तो लेकिन अगर डायग्नोस टाइम पे हो जाए और उसकी मेडिकेशन प्रॉपर हो, प्रॉपर आप फॉलोअप करें, तो फिर इसमें कोई ऐसे ख़तरे वाली कोई ऐसी बात नहीं है। जहां आप इसको नेग्लेक्ट करेंगे, जहां आप इसको छोड़ेंगे, अगर आप दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने अपने तौर पे छोड़ दी कि कोई आपको तो अलामत उसकी नज़र नहीं आ रही, तो फिर ये डैमेज कर सकते हैं। यानी कि बेस्ट सोल्यूशन ये है कि ऑन एंड ऑफ डॉक्टर के पास जाकर आप अपनी आईज का चेकअप कराते रहें। उससे ये होगा कि कोई भी ऐसी चीज जो होने जा रही होगी वो आपको कबल अज़ वक्त पता स्पेशली ग्लूकोमा, और अगर इसका ट्रीटमेंट करें और रेगुलरली करें तो पेशेंट्स जो हैं वो कोई नुकसान नहीं होगा, सेहतमंद आंख रहेगी। अच्छा, हम बात करने जा रहे थे कैटरेक्ट यानी कि मोतिया के हवाले से। हमारे यहाँ जो बड़े बूढ़े लोग हैं, ज़्यादा एज हो जाती है जिनकी, तो उनको अक्सर ये देखने में आया है कि आंखों में तकलीफ शुरू हो गई और फिर बाद में पता चला कि जी मोतिया हो गया। समटाइम्स ये वर्ड सुनने में आता है, मोतिया कच्चा है, मोतिया पक गया है, मोतिया फट गया है, तो इसकी थोड़ी वजाहत। ये सबसे पहले तो मैं ये लोगों को बताना चाहूँगा कि मोतिया होता क्या है। जी बिल्कुल। आँख के अंदर ना एक कुदरती लेंस है, अच्छा, वो बिल्कुल क्लियर शफाफ लेंस होता है। जब वो हेजी होना शुरू हो जाता है तो हम उसमें कहते हैं कि ये इसमें मोतिया बनना शुरू हो गया, नजर आना शुरू हो जाता है जब वो हेजी होता है। तो उसमें पेशेंट जो है, जो मरीज है, वो क्या है कि वो यही कहेगा कि मैं देखता हूँ तो क्लियर नजर नहीं आता, मुझे धुंधला सा नजर आता है। तो हम फिर उसका मुआयना करके अपनी जिसको वो मशीन है, वो माइक्रोस्कोप टाइप की होती है, उसके अंदर से हम उसको देखते हैं कि वो लेंस क्लियर है कि नहीं। तो अगर वो लेंस धुंधला है तो हम कहेंगे आपको कैटरेक्ट है ये। और ये कैटरेक्ट किसी स्टेज पे भी हो सकता है, बच्चों में भी पैदाइशी तौर पे भी हो सकता है, लेकिन फिर ये आम तौर पे जो सबसे ज़्यादा है वो ये एज की वजह से होता है, एजिंग चेंज जिसको हम कहते हैं। तो उस कैटरेक्ट में फिर जब वंस इट इज़ डायग्नोज या जब हम इसकी तशखीस कर लेते हैं तो फिर हम उसको देखते हैं कि अगर तो पेशेंट जो है उसकी विजन चश्मे से या उससे ठीक हो सकती है तो हम उसको वो दे देते हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसको कोई प्रॉब्लम रहे, वो कहे कि अभी भी मुझे काम करने में दिक्कत पेश हो रही है, तो फिर हम उसको सर्जरी एडवाइस करते हैं। तो सर्जरी में इसमें क्या करते हैं कि इसमें पकने का, कच्चा होने का या उसको आगे पीछे होने का कोई इसमें वो नहीं है। ये चीज़ें ये आज से 15 साल पहले थी कि भाई उस वक्त जो था वो जब वो पक जाता था तो ऑपरेशन करते थे। और अब तो मेडिसिन आ गई है, वहीं पे स्टॉप हो जाता है। अब ये नहीं, इसकी कोई ऐसी दवा नहीं है कि जिससे ये रुक जाए या कोई वो। तो इसमें अब ये है कि जब ये नज़र उसकी ब्लर होती है, नज़र धुंधला होना शुरू हो जाए और चश्मा भी काम नहीं कर रहा उसका, तो हम उसकी सर्जरी कर देते हैं। तो सर्जरी में क्या है कि वो जो कुदरती लेंस है आँख के अंदर जो हेजी हो गया है और उसको मोतिया जो हम कहेंगे कि बन गया या इंग्लिश में कैटरेक्ट कहेंगे, तो हम उस लेंस को रिप्लेस कर देते हैं और उसकी जगह एक क्लियर आर्टिफिशियल लेंस आँख के अंदर हम इम्प्लांट कर देते हैं। तो उसके बाद वो उसकी नज़र जो है वो पेशेंट की वो रिवाइज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। अगर और आंख में कोई डिजीज नहीं है और नज़र सिर्फ मोतिये की वजह से या कैटरेक्ट की वजह से ही वो कमज़ोर है, तो वो जब हम उसकी सर्जरी करते हैं तो वो तकरीबन ऑलमोस्ट 100% तक ये रिकवर हो जाती है। इसमें सर्जरी जब धुंधला हो और चश्मे से भी ठीक ना हो तो दैट इज़ द टाइम फॉर सर्जरी। किसी भी स्टेज है, अभी आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम किसी भी स्टेज पे उस कैटरेक्ट का इलाज हम सर्जरी कर सकते हैं और लेंस रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसकी सर्जरी में यही है कि वो क्योंकि हम कुदरती लेंस जो धुंधला हुआ है वो निकालते हैं, तो इसलिए हमें इसके अंदर लेंस डालना बहुत ज़रूरी है। और वो लेंस जो हम डालते हैं वो फिर उसको हर एक के लिए अलग नंबर होता है और अलग साइज लेंस होता है। हमें से एक कॉलर, डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त है, वक्त बहुत कलील रह गया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा आप हमारे साथ? मैं शहजाद बात कर रहा हूँ कराची से। जी शहजाद साहब, सबसे सवाल करना था। जी कीजिए। मुझे सवाल करना है कि मेरे रिलेटिव हैं, उनको मोतिया की प्रॉब्लम है, तो उनको जो है अंधेरे में जो है सही दिखता है, अच्छा, लेकिन रोशनी में जब भी निकलती है दिन के टाइम में तो उनको जो है बिल्कुल दिखाई नहीं देता और आंखों में जलन हो जाती है। तो उसकी क्या वजूहत है और मतलब इससे कैसे निजात पाया जाए? ठीक है शहजाद साहब, आप प्रोग्राम देखिए, अभी आपको डॉक्टर साहब बताते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है ये। जो हम जब अंधेरे में जाते हैं ना, वो कोई भी जिसको वो मोतिया अगर है तो अंधेरे में जब वो जाएगा तो उसकी वो जो पुतली है ना अंधेरे में वो बड़े साइज की हो जाती है। अच्छा। जब वो पुतली बड़ी हो जाएगी तो उसको साइडों से वो जो रेज हैं वो उसकी जाएंगी और पर्दे पे वो तस्वीर बनेगी तो उसको नजर आएगा। जब वो धूप में हम जाते हैं तो अल्लाह ने ऐसा सिस्टम रखा हुआ है, क्योंकि ये जो आँख की पुतली है ना ये छोटी बड़ी होती है। लाइट में जितनी ज्यादा लाइट तेज होगी उतनी वो छोटी हो जाती है और वो जितनी आँख के पर्दे को चाहिए होती है उतनी उसको जाने देती है, वो रेगुलेट करती है। तो अब ख़ास तौर पे अगर उनकी सेंटर वाला हिस्सा अगर उसके अंदर मोतिया है और वो जब धूप में जाते हैं तो वो उनकी नज़र और कमज़ोर हो जाती है। जब वो अंधेरे में या थोड़ा सा जहाँ लाइट बहुत कम होती है वहाँ जाते हैं तो पुतली का साइज़ बढ़ने से वो साइडों पे उसकी वो नज़र जाती है। तो इसके लिए उसमें उनको डेफिनेटली अगर वो कैटरेक्ट है तो इस स्टेज पे ये सर्जरी उनको चाहिए और सर्जरी होने के बाद उनका ये लाइट में और अंधेरे वाला जो मामला है ये ठीक हो जाएगा। और सर्जरी आजकल यानी आम है, कोई इतना ज्यादा वो नहीं है और रिकवरी भी बड़ी फास्ट होती है। जब मोतिया का कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता था या आंख का कोई भी ऑपरेशन तो एक हरे कलर की खिड़की सी पर्दा सा मलमल का या किसी उसका लगा दिया था। बहुत पुरानी दादा का ऑपरेशन हुआ था तो वो एक पर्दा सा लगा दिया था। अब जब कभी उन्हें वैसे देखना होता था तो पर्दा उठा के देखते थे, वरना वो पर्दा पड़ा हुआ है जी। 15 दिन तक तो वो पर्दा यूं करके ग्रीन कलर का पड़ा ही रहेगा। लेकिन अब तो मैंने देखा है कि वो ब्लैक कलर के ग्लासेस आप पहन लें और वो सही। अभी उस वक्त असल में ये था ना कि ये जो इसके अंदर ऐसा ऐसा ये एडवांसमेंट हुई वो इसीलिए हुई। उस वक्त ये था कि वो कट बहुत बड़ा लगाते थे, उसके बाद वो स्टिचेस भी बाद में नहीं लगते थे, अवेलेबल ही नहीं थे। तो वो पेशेंट जो था फिर उसको यही कहते थे कि अंधेरे कमरे में रहे और पट्टी वो लगा देते थे, क्योंकि चश्मे भी ये सन ग्लासेस जितने अवेलेबल नहीं थे और बाज़ लोगों की तो अफोर्डेबल भी नहीं और वक्त के साथ साथ ये सब कुछ बहुत आसान हो गया है। अब ये है कि अब ये जो तरीका इलाज है जो जिससे कि हम कैटरेक्ट की सर्जरी या मोतिये की सर्जरी करते हैं इसको फैको से करते हैं, जो कि एक अल्ट्रासाउंड है और छोटा सा कट देते हैं, उससे हम और उससे बहुत जिंदगी आसान हो गई है वो करके और फिर उसी जो छोटे से कट से ही हम लेंस उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और पेशेंट जो है वो
नेक्स्ट डे से अगर वो अपना ऑफिस में जाना चाहे तो अपने काम जाके थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, डॉक्टर खालिद भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे और आपके कहते हैं ना काबिलियत में दिन दुगनी रात चौगनी इजाफा करे, बहुत आपको खुशियाँ नसीब करे। थैंक यू सो मच कि आपने इतना कीमती वक्त में हमें वक्त दिया और आप आए। थैंक यू। ये इस वक्त में वक्त वालों ने मुझे तो बस अल्लाह पाक वक्त को भी सलामत रखे। अगर मेरी और आपकी और हमारे ये सवाल जवाब से और इस डिस्कशन से मेरे ख्याल में डेफिनेटली लोगों को फायदा होगा। अगर चंद लोगों को भी इससे फायदा हो जाए तो मेरे ख्याल में हमारा मकसद पूरा हो जाए। आमीन सुम आमीन। और थैंक यू सो मच अगेन। और आप लोगों से हमेशा की तरह मुख्तसर सी बात करूंगी, वो ये बात करूंगी कि अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह निगहबान।